ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर। आप देख सकते हैं आज देर शाम को करनाल पहुंचते हैं। करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं पहुंचने पर कैसे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं या अधिकारी हैं, आप देख सकते हैं डीसी हैं, एसपी हैं, कमिश्नर हैं, मेयर हैं, आप देख सकते हैं कैसे बुके देकर इस समय केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से मुद्दों पर उनसे हमने बातचीत की। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। हरियाणा में बढ़ता गैंगस्टर्स राज और पुलिस एनकाउंटर पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं कैसे तमाम भाजपा के नेता एक एक कर मुलाकात करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से। हमारी आप लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं कैसे करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं और जिला प्रधान इस समय साथ मौजूद है। करनाल में रेणुबाला गुप्ता यहां पर मौजूद है। आप देख सकते हैं जिला अध्यक्ष प्रवीण लाठर यहां पर मौजूद है और वहीं आप देख सकते हैं अपनी जेब से निकालकर श्रीमद् भगवत गीता, जो छोटी भगवत गीता है, वो उन्होंने दिखाई है और उन्होंने बताया कि हमेशा उनकी जेब में रहती है और वो समय समय पर गीता के श्लोक जो है वो पढ़ते रहते हैं। पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। सर, आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं हरियाणा में। गैंगस्टर्स जेलों में बैठकर और विदेशों में बैठकर अपनी गैंग चला रहे हैं और हरियाणा का जो युवा है वो भटक कर उनके साथ लग रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे गैंगस्टर्स के साथ कोई जाकर के लगता है। अब उनको कोई ना कोई लालच दिया जाता होगा या कुछ भी किया जाता होगा, लेकिन हरियाणा की पुलिस, जहाँ तक मेरा जानकारी है, हरियाणा की पुलिस बराबर उस पर नज़र भी रखे हुए है और तक उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो कोई घटना हो उसके बाद पुलिस की तात्कालिक कार्रवाई होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी फॉक्स कॉल आती हैं, फिरौती मांगी जाती है या उसमें किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो हरियाणा सरकार उसके अंदर पूरी तरह तो जो व्यापारी डरकर फिरौतियाँ दे रहे हैं, ऐसे व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहिए? कि बहुत से 80-90% मामले हैं वो सामने नहीं आते हैं। डरना नहीं चाहिए, बल्कि कोई घटना होती है तो अवश्य जानकारी देनी चाहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मान लो जानकारी नहीं देंगे और कल को कोई नुकसान होगा तो फिर बाकी लोग भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। इसलिए कभी भी कोई इस प्रकार की बात आती है उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। और आजकल ये हॉक्स कॉल्स कहा जाता है कि विदेशों से आ रही हैं, ऐसी भी जानकारियाँ मिली है कि यहीं बैठे हुए विदेश का नंबर लेकर के और कॉल्स करने लग गए हैं। तो ऐसे कुछ जो गलत वृत्ति के, अपराधी वृत्ति के लोग हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो इसकी पूरी कार्रवाई जो है हरियाणा पुलिस करती है। कहीं भी इस प्रकार की वो घटना होगी ऐसा मैं नहीं मानता। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर व करनाल लोकसभा से सांसद जो है मनोहर लाल खट्टर आज करनाल पहुंचे हैं। आपने देखा कि किस तरह से कई मुद्दों पर जो है उन्होंने अपनी बात रखी। वहीं अगर बात करें हरियाणा में जो गैंगस्टर्स राज बढ़ रहा है, व्यापारी डर कर फिरौतियां दे रहे हैं, उस पर भी उन्होंने व्यापारियों को यह कहा कि व्यापारी बिल्कुल ना डरें, बिल्कुल भी ऐसे गैंगस्टर्स को फिरौती देने की जरूरत नहीं है। पुलिस जो है इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई कर रही है। रोजाना जो है सुनने को मिलता है कि किस तरह से पुलिस ने आज इस जिले में एनकाउंटर करके मुठभेड़ के दौरान जो है इन गैंगस्टर्स को पकड़ा, आज इन गैंगस्टर्स को पकड़ा। तो कहीं ना कहीं एक संदेश दिया है मनोहर लाल खट्टर ने व्यापारियों को कि डरे ना, बल्कि पुलिस को तुरंत जानकारी दें। अगर कोई भी गैंगस्टर या कोई भी धमकी उनको देता है तो तुरंत इसकी पुलिस को जानकारी दे। और भी बहुत से मुद्दों को लेकर जो है उन्होंने बताया कि हरियाणा में जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जो हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे यमुनानगर की बात करें, मोरनी की बात करें या कुरुक्षेत्र की बात करें या कहीं की भी बात करें, जहाँ जहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उनको जो है बढ़ाया जा रहा है, उन पर जो है खास तौर पर फोकस किया जा रहा है ताकि आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में जो टूरिस्ट हैं वो हरियाणा पहुंच पाए। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे। देर शाम जो है करनाल पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, तमाम अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और कल करनाल में ई दिशा को लेकर और अधिकारियों के साथ और कार्यकर्ताओं के साथ भी जो है कई बैठकें जो है मनोहर लाल खट्टर करेंगे। हमारी आप लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। मित्रों, हरियाणा में हमने पिछले दिनों में अपनी जो टूरिज्म की पॉलिसी बनाई थी, उसमें हरियाणा के कुछ ऐसे स्थान हैं जो टूरिस्ट को यानी एक प्रकार से आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए उनका विकास शुरू किया था। अभी भी वो चल रहा है। आज संयोग से उन पुराने स्थानों पर जाने की मेरी भी इच्छा हुई और उसका एक विशेष कारण है कि एक ट्रस्ट बनाया है लोगढ़ फाउंडेशन, और लोगढ़ फाउंडेशन का संयोग से मैं उस फाउंडेशन का चेयरमैन भी हूँ। तो वहाँ निर्माण कार्य शुरू हुआ है, पिछले दिनों में शुरू किया था। आज उसका निरीक्षण करने के लिए गया था कि कितना उसमें शुरू हो गया, कितना रह गया। प्रारंभिक काम है, अब उसमें 2-2.5 साल के अंदर जा कर के वो सारा एक अच्छा सेंटर शुरू होगा। हम जानते हैं कि बाबा बंदा सिंह बहादुर
वो जो है एक बहुत बड़े योद्धा गुरु गोविंद सिंह जी के समय हुए वो, और नांदेड़ में जब वो तपस्या कर रहे थे तब गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको जाकर के मिलना हुआ उनका, तब उन्होंने प्रेरणा दी कि उत्तर भारत में जिस प्रकार के अन्याय और हिंसा जो चल रही थी उस समय, तो उसका मुकाबला करने के लिए उन्होंने वहाँ से भेजा। और वो पहले हरियाणा में, फिर पंजाब में, सब जगह जा कर के उन्होंने अपनी एक सेना एकत्र की, मुग़लों से एक सॉलिड उन्होंने एक मुकाबला किया, और जो देश के लोगों पर अत्याचार हो रहे थे उन अत्याचारों को उन्होंने समाप्त कराया। उन्होंने शासन भी किया उत्तर भारत के सारे प्रांत पर। उस समय जो जॉइंट पंजाब होता था, बहुत बड़े क्षेत्र में लोहगढ़ स्थान पर उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। लोहगढ़ यानी हिमाचल और हरियाणा के बॉर्डर पर जिला यमुनानगर में स्थान है। उसी स्थान को हमने फिर चयन किया कि उनके स्मारक के रूप में एक बड़ा स्थान बनाया जाए, जहाँ मार्शल आर्ट के नाते से भी कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी नौजवानों को, बच्चों को, ताकि हम अपने जीवन में मार्शल आर्ट के नाते से बहादुरी एक संकल्प ले सकें और उसका उपयोग हमारे जीवन में हो। तो उस स्थान का भी निरीक्षण किया। आज फिर आदि बद्री, जहाँ ऐसा माना जाता है कि जो पवित्र नदी है सरस्वती नदी, बहुत समय पहले उसका उद्गम स्थान वहाँ से था, लेकिन पहाड़ों में कई प्रकार के जब उथल पुथल होते हैं तो कई बार नदी अपना मार्ग बदल लेती हैं। तो सरस्वती नदी वो मूल रूप से तो नहीं रही, लेकिन आज भी मान्यता है कि सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थान है वो आदि बद्री है। वहाँ भी सरकार के पास अभी लगभग 300 एकड़ ज़मीन है। उस ज़मीन को विकसित किया जा रहा है। वहाँ पर एक डैम बनाया जा रहा है, एक बैराज बनाया जा रहा है, एक रिजर्वायर बनाया जा रहा है। तो उस पानी को एकत्र करके और सरस्वती नदी में लगातार 12 महीने पानी चले, इसकी व्यवस्था की जा रही है, ताकि पवित्र नदी का जो कुरुक्षेत्र से होते हुए, पिपली से होते हुए आगे बढ़ेगी, तो उसका लाभ जनता को हो सके। वैसे कई कार्यक्रम उस समय जब मैंने शुरू किया था, कालका से कलेसर, इसको किस प्रकार से टूरिज़्म के नाते से, क्योंकि बहुत पहाड़ी सुंदर एक इलाका है, हरा भरा इलाका है, एक बार मार्ग अच्छे बन जाएंगे तो लोग उसका लाभ उठाएंगे। उस सारे क्षेत्रों की अच्छी योजना बनाने के लिए कुछ लोगों से मिला, मीटिंग हुई, और सरकार से भी हमने बैठ कर के जो पहले चर्चा की थी उसको मैं फिर आगे बढ़ाऊंगा, ताकि वो टूरिज्म का क्षेत्र उस इलाके में उड़ाया जा सके। सर, जमुना का जो MOU है उसको लेकर अरोड़ा हैं जहाँ इन एलओ लगातार कह रहे हैं कि पानी हरियाणा को तो पूरा मिला नहीं, डैम बना नहीं, उससे पहले ही पाइपलाइन की जो प्रक्रिया शुरू कर दी है। देखिए, वो बहुत अधूरी जानकारी लोगों को देंगे तो अच्छा नहीं है। 1994 के अंदर उस समय केंद्र सरकार और जो संबंधित राज्य थे, उन्होंने सब ने मिल करके और यमुना के सरप्लस पानी का किस प्रकार से बंटवारा होगा, इसका एक MOU हुआ था। बीच में किन्हीं कारणों से उस पर ध्यान दिया नहीं गया, लेकिन जो MOU की शर्तें हैं वो इस प्रकार से इस बार बनाई हैं, जो शायद पहले नहीं थी, लेकिन पहली बार पिछले जब मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय ये MOU हो चुका था। उसके अंदर हमारा 24,000 क्यूसेक पानी वो रिज़र्व रखा गया हरियाणा के लिए, कि पहले दिल्ली के पीने के पानी के बाद हरियाणा का 24,000 क्यूसेक पानी मिलेगा। फिर बरसात का जो 3 महीने का सरप्लस पानी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में 24,000 क्यूसेक से ज़्यादा अगर पानी है तो फिर राजस्थान का जो अपना पानी उस समय का हिस्सा है वो उसमें ले पाएंगे। हाँ, अब चूँकि उससे पीछे रेणुका, लखवार और किसाऊ, ये 3 डैम बन रहे हैं, उन 3 डैम से भी पानी रेगुलेट किया जाएगा। उसमें भी सभी प्रांतों का हिस्सा है, राजस्थान का भी है, हरियाणा का है, हिमाचल का है, उसमें हिमाचल का भी है, दिल्ली का भी है। तो इन सब राज्यों का जो पानी वहाँ से आएगा, वो पानी भी उन्हीं पाइपलाइन से, जो पाइपलाइन राजस्थान अपने खर्च पर बनाएगा, उससे पानी अपना वो ले जा पाएंगे। हम भी उसमें से जब आवश्यक होगा तो हमारा जो दादरी ज़िला है, फतेहाबाद ज़िला है, हिसार ज़िला है, उस क्षेत्र में भी पानी ले जाने के लिए अतिरिक्त पानी, अगर उनके पानी के चलने के बाद कुछ उसमें स्थान बचता है, उसका उपयोग हम कर पाएंगे। इसलिए एक जॉइंट एक वो प्रोग्राम है, विन विन सिचुएशन है। हरियाणा के पानी की किसी प्रकार की कोई उसमें नुकसान नहीं है। अतिरिक्त पानी जो यमुना में चला जाता था, उस पानी का उपयोग अपने हिस्से का अगर राजस्थान ले जाता तो हमको उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। सर, 117 लोगों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी कि वार्ता होनी चाहिए, व्यापार होना चाहिए, अटारी बॉर्डर खोल देना चाहिए, जिसमें महबूबा मुफ्ती भी हैं, फारूक अब्दुल्ला भी हैं, पाकिस्तान के भी कुछ पूर्व मंत्री वगैरह हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत पहले जब पुलवामा की घटना हुई थी, उसी समय हमने घोषणा की थी कि अब
पाकिस्तान को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो आतंकवाद में किसी प्रकार का तारुफ नहीं करेंगे, आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, अपने यहाँ जो उनके आतंकवादी अड्डे उनको नष्ट करेंगे और जम्मू कश्मीर में भी किसी प्रकार के आतंकवाद की में उनकी भूमिका नहीं होगी। ये आश्वासन जिस तरह वो दे देंगे, बाकी सब बातें उसके बाद की। सतलुज का पानी भी हिमाचल के रास्ते लाने की प्लानिंग की गई थी हरियाणा के द्वारा, ताकि SYR में पानी छोड़ा जा सके। ये योजना कहाँ तक पहुँची है? सतलुज नहीं, चनाब की। सतलुज का पानी तो पहले से ही चलता है इधर, लेकिन चनाब का पानी वहाँ से रावी में ब्यास में लाने के बाद फिर सतलुज के माध्यम से उसको हरियाणा में लाया जाए, ताकि वो पानी यदि आता है तो उसमें सब प्रदेशों को जो पानी की कमी है वो पूरी होगी। चाहे उसमें हरियाणा की कमी है, पंजाब भी कहता हमारे पास पानी की कमी है तो पंजाब की कमी पूरी होगी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को पानी की आवश्यकता वो भी मिलेगा, दिल्ली में पानी की आवश्यकता पीने के पानी की ज़रूरत ज़्यादा है वहाँ, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी, राजस्थान की पूर्ति होगी। इन सब प्रांतों का पानी यदि झेलम का पानी, झेलम नहीं, चनाब का पानी नहर के रास्ते अथवा टनल बनाई जा रही है, टनल के रास्ते आएगा तो उसका लाभ इन सब प्रांतों को होगा। सर, आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं हरियाणा में, गैंगस्टर्स जेलों में बैठकर और विदेशों में बैठकर अपनी गैंग चला रहे हैं और हरियाणा का जो युवा है वो भटक कर उनके साथ लग रहा है। देखिए, ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे गैंगस्टर्स के साथ कोई जाकर के लगता है। अब उनको कोई ना कोई लालच दिया जाता होगा या कुछ भी किया जाता होगा, लेकिन हरियाणा की पुलिस, जहाँ तक मेरा जानकारी है, हरियाणा की पुलिस बराबर उस पर नज़र भी रखे हुए है और तक उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो कोई घटना हो उसके बाद पुलिस की तात्कालिक कार्रवाई होना ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कोई भी हॉक्स कॉल आती हैं, फिरौती मांगी जाती है या उसमें किसी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है तो हरियाणा सरकार उसके अंदर पूरी तरह तो जो व्यापारी डरकर फिरौतियाँ दे रहे हैं, ऐसे व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बहुत से 80-90% मामले हैं वो सामने नहीं आते हैं? डरना नहीं चाहिए, बल्कि कोई घटना होती है तो अवश्य जानकारी देनी चाहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मान लो जानकारी नहीं देंगे और कल को कोई नुकसान होगा तो फिर बाकी लोग भी उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। इसलिए कभी भी कोई इस प्रकार की बात आती है उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को देनी चाहिए। और आजकल ये हॉक्स कॉल्स कहा जाता है कि विदेशों से आ रही हैं, ऐसी भी जानकारियाँ मिली है कि यहीं बैठे हुए विदेश का नंबर लेकर के और कॉल्स करने लग गए हैं। तो ऐसे कुछ जो गलत वृत्ति के, अपराधी वृत्ति के लोग हैं, ऐसा कुछ करते हैं तो इसकी पूरी कार्रवाई जो है हरियाणा पुलिस करती है। कहीं भी इस प्रकार की वो घटना होगी ऐसा मैं नहीं मानता। सर, पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान रेवाड़ी आए, नायब सिंह सैनी CM भी गए, लेकिन राव इंद्रजीत वहां पर नहीं पहुंचे। बीजेपी के 3 विधायक उन्होंने कार्यक्रम अटेंड नहीं किया। आपको नहीं लगता ये? देखिए, इसकी जानकारी जो कि मुझे मिली ज़रूर है, लेकिन जो कुछ कार्रवाई करनी होगी तो हरियाणा इकाई को करनी होगी, उसमें मैं इसमें कोई विषय कहूँगा। क्या सही है सब कुछ? मेरा कहना है कि सही है या नहीं है, जब कोई विषय उनके ध्यान में आएगा तो आगे उसका एक्शन क्या लेंगे उस हिसाब से पता लगेगा सही है कि नहीं। ये अमरनाथ सर, जो मॉल बनाया जा रहा है यूनिटी मॉल, ये किस तरह का होगा? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि देश भर में 100 यूनिटी मॉल बनेंगे और उसमें हरियाणा में भी 2 यूनिटी मॉल बन रहे हैं। PM यूनिटी मॉल, PM एकता मॉल, जो भी उनका नाम होगा। सभी जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों के जो भी लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो सब प्रोडक्ट्स का एक स्टॉल हर प्रदेश का इन जो मॉल बनेंगे एकता मॉल उसमें होगा। और जिस प्रांत का मॉल है वहाँ जिला स्तर पर भी जो उनके प्रोडक्ट हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ऐसा एक अभियान भी बहुत प्रदेशों ने उसको स्वीकार किया, चलाया है। तो हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट वो उसमें वहाँ होगा, ताकि लोग एक सारे देश भर की चीज़ों को भी अवलोकन कर सकें, उनको खरीद सकें, उनका उपयोग कर सकें। और देश के कारीगर जो अच्छी चीज़ें हैं जिसका प्रचार देश भर में होना चाहिए, वो सब हर प्रांत में मिलने का एक स्थान बनेगा। तो मैं समझता हूँ एकता का एक बड़ा प्रतीक एक ये बनेगा एकता मॉल। और अपने यहाँ बन रहा है, करनाल में बन रहा है, हिसार में बनेगा। आने वाले लगभग 2 वर्ष के बाद इसका कोई स्वरूप निकलेगा। अमरनाथ यात्रा चल रही है सर, 1 लाख से ज़्यादा सिक्योरिटी लगानी पड़ी है, उस पर क्या कहें? देखिए, क्योंकि जिस प्रकार के क्षेत्र में अमरनाथ बाबा जी का गुफा है उसमें हर बार ये सिक्योरिटी लगती है, कोई पहली बार नहीं लगी है, हर बार लगती है और हर बार यात्रा भी होती है, सफल यात्रा होती है, इस बार भी होगी। एथेनॉल को लेकर सर अलग अलग विचार आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि एवरेज हमारी कम हो गई है गाड़ी की, कोई कह रहे गाड़ी खराब हो गई है। तो उसे आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये प्रचार किया गया कि एथेनॉल इस्तेमाल कीजिए? देखिए, बहुत पहले से एथेनॉल को 5% से शुरू किया था, फिर 10% हुआ, फिर 20% हुआ।
कुछ कंपनियों ने गाड़ियाँ ऐसी भी बनाई हैं जिसमें 85% या 100% एथेनॉल यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। निश्चित रूप से एथेनॉल जो कि हमारे अपने देश में ही जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसमें से बनाया जा सकता है। हमें कहीं भी विदेशों के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता। जितने भी ऑयल जो प्रोडक्ट्स हैं वो सब विदेश से ही तकरीबन ज़्यादातर आते हैं। हमारा फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है। तो अपने देश की बनी हुई चीज़ से यदि हम यातायात के साधनों को चला सकते हैं या उसमें ब्लेंडिंग करके कुछ वो डालेंगे दोनों मिला करके कर सकते हैं, तो धीरे धीरे प्रयोग कर रहे हैं। और प्रयोग में अगर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई आई भी है तो टेक्निकल लोग हैं वो उसमें से ठीक करेंगे, अपने उसका समाधान निकालेंगे। एचटेट की परीक्षा हुई है जी, आपके द्वारा शुरुआत की गई थी कि युवा जो है इस तरह की परीक्षाओं को लेकर प्रेरित हुए थे, अब भी संपन्न हुए, किस तरह देखते हैं? देखिए, एचटेट की परीक्षा चूँकि शिक्षक बनने के लिए जो एक प्रारंभिक परीक्षा है, पूर्व जो उनका प्लेसमेंट है उससे एक परीक्षा ली जाती है। एचटेट एक क्वालिफाइंग टेस्ट है। क्वालिफाइंग टेस्ट जो पास कर लेते हैं उसके बाद फिर उनका टीचर बनने के लिए एक योग्यता बन जाती है। तो वो टेस्ट हर साल होता है, इस साल भी हुआ है, अच्छा टेस्ट हो गया है। जो लोग एलिजिबल हैं उसमें आगे अध्यापक बनने का उनका रास्ता खुला। सर, एक किस्सा आपने सुनाया था करनाल में HCS भर्ती के टाइम का, जब शुरू हुई थी बिना खर्चे बिना पर्ची का, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कहते हैं, मानते हैं कि इंटरव्यू जो है उसमें ख़त्म होना चाहिए, वहीं पर सारी गड़बड़ होती है। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इंटरव्यू का एक प्रचलन बहुत पहले से आज से नहीं है। बहुत लोगों की जो उनकी एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, नॉलेज होती है, उसके बाद इंटरव्यू में फेस करना, क्योंकि पब्लिक लाइफ के अंदर किसी को नौकरी में डाल रहे हैं तो उसका असेसमेंट इंटरव्यू के माध्यम से भी होता है। इंटरव्यू में पहले कभी 20% 22% नंबर भी होते थे, हमने आने के बाद उसको 12% किया था, ताकि इंटरव्यू में इतने ज़्यादा अंक ना बन जाए कि उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वही दब जाए। तो अगर 88% उसका बेसिक क्वालिफिकेशन है और 12% उसके इंटरव्यू के नंबर होते हैं, उसमें भी हमने उसको बहुत एक नैरो उसका एक स्कोप बनाया था कि किसी को 5 अंक से नीचे नहीं देंगे, किसी को 10 अंक से ऊपर नहीं देंगे। तो 5 से 10 इतने ही अंक उसमें दिए जाते हैं। मोरओवर एक परिवर्तन हमने और किया था कि अब इंटरव्यू लेने वाले जो 5 लोग हैं तो 5 लोग अपने अपने अंक देंगे, और जब 5 लोग अंक देंगे उनका एवरेज निकालेंगे। अगर किसी ने 1 अंक की गड़बड़ की है, मान लो करता है कोई, तो उसका असर जाता है 0.2। तो इसलिए ये असर इतना ज़्यादा नहीं होता है कि जिसके कारण से कोई योग्यता में या टैलेंट में कोई उसका कोई अंतर पड़ता है। लेकिन इंटरव्यूज़ की एक जानकारियाँ थोड़ी सी होनी बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए बहुत कम अंकों का इंटरव्यू रखा हुआ है। इंटरव्यू को गड़बड़ नहीं होती है। गीता क्वेश्चन बताया है सर, लाइफ में कितनी ज़रूरी है भगवद गीता? देखिए, मैंने जैसे बताया कि व्यक्ति को अपने आप को संयमित रखने के लिए, अपने आचरण को ठीक रखने के लिए गीता के जो संदेश हैं, एक ऐसा एकमात्र ये घटना है कि युद्ध के मैदान में जीवन जीने का सार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। ये और कहीं दुनिया में मिलता नहीं है। युद्ध में तो युद्ध की बातें तो बताई जाती हैं, लड़ने हारने की बातें बताई जाती हैं, लेकिन जीवन में क्या ठीक है क्या गलत है, या युद्ध के मैदान में एक संदेश, ये अपने आप में शांति के लिए इस प्रकार का दुनिया भर में शांति कैसे कायम हो, लोग स्थिरता का जीवन कैसे जिएं, तो उसमें गीता के सार में सब लिखा है। गीता में कहा गया कि कर्मयोगी बनो, और कर्मयोगी बनने के अगर सब लोग ठान लेते हैं तो फिर कहीं किसी प्रकार की कठिनाई आती नहीं है। जीवन हमेशा सुंदर और स्वच्छ बना रहता है।